नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पद्य शिक्षण के जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है उसमें क्या क्या सोपान होते हैं, उन सोपानों का क्या मतलब है तथा पद्य पाठ्य योजना हम कैसे तैयार करें। पद्य पाठ्य योजना में जो विभिन्न प्रकार के सोपान होते हैं उन सोपानों से संबंधित परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की भाषा हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, तो उससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हो, और कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जो पद्य पाठ्य योजना होती है, पद्य पाठ्य योजना में जो विभिन्न सोपान होते हैं उनके विषय में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सोपान होता है वो सामान्य परिचय लिखने का होता है। सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे आप? सामान्य परिचय के अंतर्गत आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा, छात्र संख्या, कालांश, विषय, वर्ग, अवधि, दिनांक, प्रकरण, ये सब सामान्य परिचय होता है। अर्थात किस कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हैं, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या विद्यालय का क्या नाम है, प्रकरण का क्या नाम है, विषय का क्या नाम है, कक्षा में कौन सा सेक्शन है, कितने मिनट लगाएंगे और शिक्षण विधि क्या होगी, सहायक सामग्री आप क्या लेंगे, ये सब होता है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय, उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों को लिखा जाएगा, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री, उसके बाद पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आदर्श वाचन, फिर उसके बाद अनुवाचन एवं अशुद्धियाँ। दोस्तों, प्रस्तुतिकरण के अंदर ही आदर्श वाचन, अनुवाचन और अशुद्धि संशोधन आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है सोपान। 8वां सोपान है पाठ विकास। पाठ विकास के अंतर्गत शब्दार्थ, भाषानुवाद, अन्वय, वस्तु विश्लेषणात्मक प्रश्न, यहाँ वस्तु होगा, अध्यापक कथन और तुलना, और 9वां है सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न, सस्वर वाचन, कक्षा कार्य और गृह कार्य। ये तो अभी सोपान हुए, आपने इन सभी सोपानों को देखा। अब दोस्तों देखते हैं इन सोपानों के तात्पर्य क्या हैं। दोस्तों, यहाँ कहना चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने या लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप बिना किसी संकोच के पहले से ध्यान से देखिए और समझिए। देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सामान्य परिचय में ये आपने देखा ही था। सामान्य परिचय के बाद नाम आता है छात्र अथवा छात्राध्यापिका का नाम, अर्थात जो भी आप हैं वो आप नाम लिखें अपना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखें। दोस्तों, बताना चाहूँगा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बीच यहाँ प्रमुख अंतर होता है कि सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो हमारी कक्षा में ही नहीं, जबकि वो लंबे समय बाद कंप्लीट होते हैं। ये जो है ये उद्देश्य लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारी इसी कक्षा में जिसके लिए हम प्लान बना रहे हैं उसी में पूरे किए जाने वाले होते हैं, और वो हमारी पाठ्य वस्तु से होते हैं। और पाठ्य वस्तु के अलावा सौंदर्य से आधारित संबंध हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बीच अंतर है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगले जो सोपान है वो सहायक सामग्री का है। सहायक सामग्री में आप लपेट, श्याम फलक, संकेतिका मीन्स जो पॉइंटर होता है, चाक, मार्जनी मीन्स डस्टर इत्यादि का उपयोग आप करते हैं, ये सहायक सामग्री के अंतर्गत होता है। उसके बाद विशिष्ट सामग्री, ये आपके उस कक्षा के लिए खास जो लाए हुए हैं, प्रतिकृति या मॉडल अथवा मैप अथवा फ्लैश कार्ड, जो कुछ भी आप लाएँ तो विशिष्ट सामग्री होता है। अब बात आती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है पूर्व ज्ञान से। तो पूर्व ज्ञान वह होता है जिसमें हमें पता होता है, उस लेवल तक बच्चे को वहाँ तक मालूम है। जैसे मैं अगर संधि पढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे यह पूर्व ज्ञान के अंतर्गत मैं लिखूंगा कि बच्चों को वर्ण तथा वर्ण विच्छेद के विषय में सामान्य जानकारी है। तो पूर्व ज्ञान जो होता है वो बेस होता है, नींव होता है हमारी इस कक्षा का, जिसके लिए हम प्लान बना रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान ये हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्रम आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण से पहले आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो ये सब प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य तात्पर्य यह होता है, प्रस्तावना कौशल, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तावना कौशल क्यों
तैयार किया जाता है। तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों की रुचि को जगा करके उस जगह पर लाएं जहां से आपको आगे पढ़ाना है। अर्थात आप बच्चों के पूर्व ज्ञान को चेक भी कर लें, जहां तक उनको पता है उसके आगे आप बताएंगे, बच्चों को उस विषय में रुचि लाएंगे आप। तो ये होता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना कौशल में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न इसलिए रखा जाता है कि बच्चों को ये लगे कि ये प्रश्न हाँ कठिन है, हाँ मुझे कुछ जानना चाहिए। और शुरू के जो प्रश्न किए जाते हैं एकदम लड्डू क्वेश्चन किए जाते हैं, ताकि एकदम आसान प्रश्न किए जाते हैं, ताकि बच्चे को लगे कि सर बहुत ही हमारे मित्रवत हैं, हमारे दोस्त की तरह हैं, ये कोई हुआ नहीं है, इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, ताकि वो एकदम से निर्भीक होकर के अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये होता है आपका प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के बाद आता है क्रम उद्देश्य कथन का। उद्देश्य कथन में आप सीधे तौर पे ये कह देते हैं जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आपने पहले पूर्व ज्ञान चेक किया, उसके बाद आप कह दें कि प्रस्तावना कौशल के अंतिम प्रश्न में आपने समस्यात्मक प्रश्न करवा दिया, उसके बाद आपने कह दिया कि आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हुआ उद्देश्य कथन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आज हम गीता के 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए। तो ये देखिए, अब प्रस्तुतिकरण के बाद क्या करेंगे। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, तो यहाँ प्रश्न भी किया जाता है कि प्रस्तुतिकरण कब किया जाएगा, तो उद्देश्य कथन के बाद। उद्देश्य कथन कब होता है, तो वो प्रस्तावना कौशल के बाद। प्रस्तावना कौशल कब होता है, तो उद्देश्य कथन से पहले। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन सबसे आप परिचित रहिए सोपानों से। आप सोपानों को समझते हुए चलिए, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो हमें पाठ्य पढ़ाना है, जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इस प्रकार से आपने प्रस्तुत कर दिया उसको। तो यहाँ पर ये विषय उपस्थापन हो रहा है, तो आपने विषय को उपस्थापित किया, विषय को सामने लाया, तो ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हुआ। इसके बाद आदर्श वाचन करेगा शिक्षक। तो प्रस्तुतिकरण में ही हम लोग आदर्श वाचन कर देते हैं कि उसको यदा यदा ही धर्मस्य ऐसे करके उसको कर देते हैं। शिक्षक जब पाठ्य वस्तु का उचित यति गति लय एवं तुक के साथ जब वाचन प्रस्तुत कर देता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और छात्रों का श्रवण एवं वाचन कौशल दोनों का विकास होता है। आदर्श वाचन के बाद जो है शिक्षक क्या करेगा, 1-2 बच्चों को बोल देगा कि चलो तुम पढ़ो, मतलब आप पढ़िए। तो उसमें वो चेक करेगा कि किस बालक को आता है, किस बालक को नहीं आता, उसे ही अनुवाचन कहते हैं। तो अनुवाचन के बाद जो है अशुद्धि संशोधन करेगा शिक्षक। अशुद्धि संशोधन का मतलब ये होगा कि बच्चों ने जो त्रुटियां की हैं उच्चारण में अथवा अर्थ में, उसको संशोधित करेगा। तो ये हुआ अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन के बाद शब्दार्थ, मतलब जो गूढ़ अर्थ होते हैं, जो ये अर्थबोध विधि के अंतर्गत आता है कि जो कठिन शब्द होते हैं उनको प्रस्तुत करता है शिक्षक। उसके लिए वह तुलना का उपयोग करता है। जैसे या तो सीधे सीधे बता दे, या तो जैसे ग्लानि का मतलब ह्रास अथवा अवनति, भारत का मतलब अर्जुन, अभ्युत्थानम का उन्नति। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची विलोम अथवा वाक्य प्रयोग इत्यादि के उपयोग के द्वारा वो शिक्षक उसका अर्थ को स्पष्ट करता है। अर्थ को विभिन्न प्रकार के शब्दों को अर्थ बता देगा शिक्षक, विद्यार्थी उसे नोट कर लेंगे। उसके बाद शिक्षक क्या करेगा, भाषा अनुवाद करेगा। भाषा अनुवाद में जो है छात्रों से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो अनुवाद कौशल का विकास छात्रों में होता है। ध्यान रखिएगा कि शिक्षक जो होगा वो छात्रों के सहयोग से ही अनुवाद करेगा। अनुवाद करने के बाद शिक्षक श्लोकों का खंडान्वय विधि से अन्वय करेगा। तो ये हुआ खंडान्वय विधि से अन्वय। उसके बाद जो है शिक्षक वस्तु विश्लेषणात्मक प्रश्न करेगा, जो उसमें मतलब शिक्षक उसको तुलना के द्वारा उस ज्ञान को निकालेगा। अर्थात जो बालक को पहले से पता और जो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसके बीच तुलना करेगा वस्तु विश्लेषणात्मक प्रश्नों के माध्यम से, या पाठ विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक तुलना करेगा। तुलना करके उसके बाद फिर वो सामान्यीकरण तो करता ही है। ये जो अध्यापक कहते हैं तुलना, ये तुलना के अंतर्गत आ जाएगा, क्षमा करें, ये सामान्यीकरण के अंतर्गत आ जाएगा और ये हो जाएगा तुलना। जो हर्बर्ट की पंचपदी विधि है उसमें जो तुलना वाली बात है तो यही है तुलना। उसके बाद ये सामान्यीकरण, जो श्रवण को यहाँ पर ये हुआ सामान्यीकरण हो जाएगा। सामान्यीकरण के बाद अध्यापक कथन एवं तुलना जो है ये हो, यहाँ पर वो प्रस्तुत कर देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सौंदर्य उसके बाद शिक्षक क्या करेगा, सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न करेगा। सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए बच्चों के अंदर सुंदर भाव आए, उसको मतलब
पद्य में जो सौंदर्य है उसे प्रकट कराने के लिए, बालकों के मन में लाने के लिए वो प्रश्न करेगा। तो प्रश्न कैसे करेगा, जैसे पूछा है अभ्युत्थानम, इसका अर्थ क्या है, तो अभिधनुत्थानम, विशेष प्रकार से उत्थान होना, ऊपर उठना, है ना। इसी प्रकार से भगवान किसके द्वारा उत्पन्न, किसके लिए उत्पन्न होते हैं, किसके नाश के लिए उत्पन्न होते हैं, भगवान के अवतार का कारण क्या है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो काव्य के सौंदर्य हैं उससे परिचित कराने के लिए शिक्षक प्रश्न करता है। तो ये हो जाते हैं सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न। उसके बाद शिक्षक क्या करेगा, उसके बाद द्रुत पठन कौशल का विकास करने के लिए सस्वर वाचन करवाएगा शिक्षक, मतलब उस काव्य का आनंद लेने के लिए, काव्य का आनंद लेना क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षक सस्वर वाचन प्रस्तुत करवाएगा। उसके बाद द्रुत पठन कौशल का विकास करने के लिए क्या करेगा, शिक्षक जो है वाचन छात्रों सहित करेगा, मतलब वहाँ पर सस्वर वाचन हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक के साथ सस्वर वाचन करते हैं, सस्वर वाचन की क्षमता इससे विकसित होती है। उसके बाद कक्षा कार्य दे दिया जाता है। कक्षा कार्य को ही आप बोधात्मक प्रश्न अथवा विकासात्मक प्रश्न कह सकते हैं। तो कक्षा कार्य में जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा और उस पर विद्यार्थी विचार करेंगे, इसको आप तुलना कह सकते हैं। और तुलना के बाद तुलना यहाँ तक होगा, उसके बाद सामान्यीकरण यहाँ पर किया जाएगा, अर्थात जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करने के बाद शिक्षक सामान्य रूप से एक नियम देगा कि गुण संधि में आ और ई को मिला करके ए होता है। तो यह हुआ सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के बाद जो है तो ये कक्षा कार्य, उसके बाद गृह कार्य करा दिया जाता है, गृह कार्य दे दिया जाता है। तो गृह कार्य में ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप विशिष्ट उद्देश्यों को, जिन उद्देश्यों की आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं अथवा थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, तो उसको आप कक्षा कार्य में गृह कार्य में दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा। अब इसको थोड़ा सा दोस्तों, आपको जो हर्बर्ट की पंचपदी विधि है उसके आधार पर मैं इसे समअप कर देता हूँ। देखिए, हर्बर्ट की पंचपदी विधि में 5 जो सोपान दिए गए थे, प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग अथवा प्रयोग। तो प्रस्तावना में दोस्तों आप लोगों ने जाना, सामान्य परिचय आप लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना कौशल तक आपका प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद जब आप उद्देश्य कथन कहते हैं, उद्देश्य कथन के बाद आप प्रस्तुतिकरण शुरू करते हैं, तो वो होता है विषयोपस्थापन। विषयोपस्थापन के बाद जो है आप तुलना कब करते हैं, जब आप विकासात्मक प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों से, जो पाठ का अवबोध प्रश्न होते हैं, पाठ विकास प्रश्न होते हैं, तो वो होता है सामान्यीकरण, क्षमा करें, वो होता है तुलना। तथा उसके बाद सामान्यीकरण मतलब कि आप एक सामान्य नियम बता देते हैं, वो होता है सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण के बाद जो है उसके बाद उसका अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग में आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, और ताकि आप जो पुनर्मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं वो अनुप्रयोग में ही होते हैं। यहाँ पर कक्षा कार्य के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रश्न होना चाहिए, कक्षा कार्य के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रश्न होना चाहिए, यही पाठ्य योजना होती है। पाठ्य योजना के बाद जो गृह कार्य दे दिया जाता है वो भी अनुप्रयोग ही है। इस प्रकार से हर्बर्ट की पंचपदी विधि के अनुसार जो पद्य पाठ्य योजना तैयार की जाती है उसे आप समझ गए होंगे। जिन लोगों को कोई दिक्कत है वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी आपको इसमें त्रुटि लगती है तो कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, अथवा हमारे जो विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप जुड़िए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, उनसे आप जुड़ लीजिए तथा वहाँ पर जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं या जो सजेशन है वो आप हमारे साथ शेयर करिए। हम उस पर विचार करेंगे तथा आपकी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट ज़रूर मिलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।